सामान्य अध्ययन की यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके बीच एक बार फिर से हम उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 में हम आपके बीच आते हैं करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो प्रश्न विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। आज जो 10 सवाल हैं जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए उसका जिक्र करें इससे पहले हम कल के सवाल पर ध्यान आपका लाना चाहेंगे। कल आपसे एक सवाल रखा गया था कि बालन खीरा, किस राज्य के बालन खीरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश बालन खीरा जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो है मध्य प्रदेश का। और अब आज के लिए आपके लिए सवाल है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि लॉन टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है, जिनमें यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है। इसमें से अभी 2026 का फ्रेंच ओपन संपन्न हुआ है। आपको बताना है पुरुष एकल 2026 का फ्रेंच ओपन के विजेता कौन रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल लॉन टेनिस स्पर्धा में लॉन टेनिस में कौन विजेता बने। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान में रखें, फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। अब आपके लिए डेली टॉप 10 का पहला सवाल आपके सामने है। जून 2026 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 2026 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में जून में किनका चयन हुआ है। डॉक्टर उपेंद्र पी राजीव, डॉक्टर ए राजराजन, डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर के सीवन। और सही आंसर है इसका डॉक्टर उपेंद्र जी राजीव। जहां तक सवाल डॉक्टर के सीवन का है, आप सब जानते होंगे जब मिशन चंद्रयान 2 चल रहा था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे, और वही एस सोमनाथ चंद्रयान 3 के समय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो के अध्यक्ष थे। डॉक्टर उपेंद्र जी राजीव वीएस यानी ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसके एसोसिएट डायरेक्टर अनुसंधान और विकास के पद पर पूर्व में थे, और अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। जहां तक सवाल है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसरो का ही एक इकाई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक इकाई है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई, लेकिन तब इसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र नहीं था। 21 नवंबर 1963 को जब इसकी स्थापना हुई तो इसका आरंभिक नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ध्यान में रखना है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से था, जिसका नाम बाद में चल करके भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया। वीएसएससी के निदेशक इससे पूर्व इनसे पूर्व जो थे डॉक्टर ए राजराजन थे। उनकी अवधि 1 अगस्त 2025 से 2026 तक थी। अगला यानी आज का दूसरा सवाल आपके लिए है, द्विपक्षीय संबंधों में असाधारण नेतृत्व के लिए लंदन में किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को यूके इंडिया अवार्ड 2026 दिया गया है। यूके इंडिया अवार्ड 2026 दिया गया। अनन्या बिरला, राधिका आप्टे, जयंत चौधरी और पीयूष गोयल। सही इसका आंसर है पीयूष गोयल को यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, दोनों देशों के बीच में यानी यूके इंडिया अवार्ड 2026 का आयोजन जो किया गया है वह आयोजन हुआ इंडिया ग्लोबल फोरम के द्वारा किया गया लंदन में, और यह इस अवार्ड का 10वां संस्करण था, और 10वें संस्करण में पीयूष गोयल को यह अवार्ड दिया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। SCETA समझौता उत्सव, यह पुरस्कार सम्मान भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के 15 जुलाई 2026 से लागू होने की खुशी के मील के पत्थर के रूप में मनाया गया। CETA, थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देखते हैं, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी स्थापना 2015 में 2000
2015 में की गई थी, जिसका आज की 26 में 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो है सो इसका किया गया है। 15 जुलाई 2026 से इसे लागू किया गया है। इसकी अध्यक्षता संगठन इंडिया ग्लोबल फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष मनोज लाडवा ने किया है। अगला सवाल है, वैन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया के किस मीडिया समूह को दिया गया है? वैन इफ्रा मीडिया समूह को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 नामित किया गया। वैन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया में किस मीडिया समूह को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2026 नामित किया गया है? बीबीसी न्यूज, द डेली स्टार, द हिंदू और फ्रंटलाइन। सही इसका आंसर है द हिंदू को दिया गया है। यह एक गैर लाभकारी और निजी संगठन है, गैर लाभकारी है और गैर सरकारी संगठन है, जिसमें 76 जो पब्लिशर हैं उसका यह समूह है। तो इसके द्वारा यह अवार्ड की दिया जाता है। और जहां तक सवाल है द हिंदू का, तो यह लगातार तीसरा बार है जब इस किताब को द हिंदू को प्राप्त हुआ है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि वैन इफ्रा क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया के 76 प्रमुख समाचार एजेंसी जो हैं उसका एक संगठन है। और इसके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं उसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। यह डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। मार्च या जून के महीने में आयोजित होने वाले डिजिटल मीडिया इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान 25 जून 2026 को इस पुरस्कार को दिया गया। वैन इफ्रा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज पब्लिशर है। और पूछा जाएगा इसके कितने सदस्य देश हैं? देश नहीं बल्कि सदस्य मीडिया यानी सदस्य पब्लिशर समूह है, तो इसकी संख्या है 76। अगला सवाल है, जून 2026 में किन दो मध्य पूर्व देशों ने वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता में एक त्रिपक्षीय ढांचागत शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? जून 2026 में किन दो मध्य पूर्व देशों ने वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता में एक त्रिपक्षीय ढांचागत शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? सीरिया एवं जॉर्डन, इजरायल एवं लेबनान, जॉर्डन एवं फिलिस्तीन, इजरायल एवं सीरिया। और इसका सही आंसर है इजरायल एवं लेबनान। जैसा कि हम सब जानते होंगे कि इजरायल वर्ष 2026 में, हालांकि प्रत्येक वर्ष वह चर्चा में रहता है, लेकिन वर्ष 2026 में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में इजरायल रहा है। कारण रहा है कभी ईरान के साथ, तो कभी लेबनान के साथ, कभी फिलिस्तीन के साथ। तो इस प्रकार से जो उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ जो तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा है। और इजरायल और लेबनान के बीच में वाशिंगटन में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 26 जून को इस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में इजरायल के राजदूत एचियल लीटर और लेबनान के राजदूत नाडा हम्मादेह मोबाद ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका एक आधिकारिक नाम रखा गया है अमेरिका इजरायल लेबनान। तो देखिए, एक पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष, यानी त्रिपक्षीय ढांचागत समझौता है। अमेरिका इजरायल लेबनान त्रिपक्षीय ढांचागत समझौता रखा गया है, इसका एक आधिकारिक नाम। जून 2026 में वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में ग्रीन ट्रांजिशन बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय बीजिंग, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन, अंतालिया एक्सपो सेंटर अंतालिया तुर्की और महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर गुजरात। और इसका सही आंसर है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में 2026 में वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में ग्रीन ट्रांजिशन बोर्ड की पहली बैठक एनके सिंह की अध्यक्षता में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में आयोजित की गई है। यह एक क्लाइमेट एक्शन वीक 2026 के दौरान आयोजित बैठक थी। हाई लेवल
एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन की घोषणा इसी वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद के दौरान की गई है। ध्यान में रखना है 2047 तक 2500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, जलवायु वित्तपोषण और बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधारों की सिफारिश के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ है। भारत में किस ऑपरेशन के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में एक विशेष चिकित्सा दल के तहत राहत सामग्री भेजी है? अभी जैसा कि हम लोग जानते होंगे वेनेजुएला में काफी विनाशकारी भूकंप आया है और इसको लेकर के दुनिया के कई देशों ने वेनेजुएला के लिए राहत भेजा है। राहत सामग्री हो चाहे राहत दल हो, उसको भेजने का कार्य किया गया है और इस दौरान भारत ने भी अपनी ओर से राहत सामग्री भेजी है और साथ साथ चिकित्सा दल को भी भेजा है। अब आपको बताना है कि भारत ने वेनेजुएला को जो अपनी सहायता भेजी है वह किस ऑपरेशन के तहत भेजी है? ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन अमिस्ताद, ऑपरेशन मैत्री और ऑपरेशन दोस्त। और सही आंसर है इसका ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद स्पेनिश शब्द है, यानी मूल रूप से यह कौन सा शब्द है? स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता। मित्रता, मैत्री। जैसा कि हम लोग जानते होंगे वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। अमिस्ताद का अर्थ मैंने जैसा कि जिक्र किया मैथिला है, सॉरी मित्रता है। जो ये दल गया है इसमें 60 पैराफील्ड अस्पताल, एम्बुलेंस के सैन्य चिकित्सा पेशेवरों की 41 सदस्यीय टीम गई है, जिसमें 9 चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं। यानी इसमें 9 मेडिकल ऑफिसर भी गए हैं। और ऑपरेशन अमिस्ताद मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। हाल ही में थिरू के भाग्यराज का निधन हो गया है। प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? सिनेमा, साहित्य, संगीत, व्यापार। इनका रिश्ता सिने जगत से था और तमिल फिल्म के महान निर्देशक थे। थिरू के भाग्यराज, बॉलीवुड से भी इनका रिश्ता रहा है। और आप जैसा कि जानते होंगे अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी अभिनीत एक फिल्म आई थी आखिरी रास्ता, जिसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल है और उस फिल्म के निर्देशक थे थिरू के भाग्यराज। तमिल सिनेमा में इन्होंने निर्देशक के साथ साथ अभिनय भी किया है, अर्थात अभिनेता का भी काम किया है। इसके अलावा पटकथा लेखक और निर्माता की भी भूमिका में इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। तमिल सिनेमा में इन्हें पटकथाओं का बादशाह कहा गया है, यानी थिरू के भाग्यराज को पटकथाओं का बादशाह भी कहा जाता रहा है। 27 जून को इनका निधन हो गया। अपने 50 साल के लंबे कैरियर में इन्होंने 25 से अधिक तमिल फिल्मों का निर्देशन किया। साथ ही ध्यान में रखना है इन्होंने माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की 1992 में एक चर्चित फिल्म आई थी बेटा, उसके लिए भी निर्देशन का कार्य किया था। हाल ही में किस देश ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया? यानी देखिए परमाणु रिएक्टर से जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उससे अब क्या करना है? हाइड्रोजन उत्पादन। और इसका परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा से हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? यूएसए, भारत, यूके, जापान। और सही आंसर है इसका भारत ने यह कारनामा किया है। देखिए 26 जून 2026 को तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है। यह क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित विश्व की पहली ऐसी सुविधा है। इस केंद्र को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यानी इसका विकास भले ही कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में हुआ है, लेकिन इसको विकसित किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। आज का अगला सवाल आपके लिए है और कुल मिलाकर के 9वां। हाल ही में चर्चा में रहा नोंगथाईलिम वन्यजीव अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? नोंग खाइलेम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, और सही आंसर है इसका मेघालय में है। री भोई जिले में यह है, 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चीनी पैंगोलिन और एक एशियाई पाम सिवेट को इस अभयारण्य के सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है। यह अभयारण्य पूर्वी हिमालयी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। और उमट्रीब नदी, ध्यान में रखना, उमट्रीब नदी इस अभयारण्य की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। आज का आखिरी सवाल आपके लिए है, जून 2026 में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? सेशेल्स, स्लोवाकिया और नॉर्वे, स्वीडन। सही आंसर है इसका सेशेल्स। सेशेल्स से कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को विशेष सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है। और इस प्रकार नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। सेशल्स के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी। सर्वोच्च पर्यावरण एवं नागरिक सम्मान को पहली बार शुरू किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह विशिष्ट सम्मान पाने वाले विश्व के पहले ही व्यक्ति थे। अब ये भी ध्यान में रखना है कि सेशल्स का यह सर्वोच्च पर्यावरण और नागरिक सम्मान है और नरेंद्र मोदी को सेशल्स का मिलने के द्वारा ये दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वह प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त हुआ। और जहां तक सवाल रहा है उनके निजी तौर पर अगर देखा जाए तो निजी तौर पर यह उनका 34वां सम्मान था, 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। पर्यावरण संरक्षण, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने, जलवायु कार्रवाई और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के समर्थन में उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल जिनके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना है।